सब ठीक होंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 बल तथा गति के नियम का, बल क्या होते हैं, बल के प्रकार क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। समझ में आ गया आप सबको? वीडियो में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके आगे का टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो कितने हैं? न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम, हम एक एक करके नियम को विद एग्जांपल समझेंगे अच्छे से। तो सारे तीनों नियम मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आपको आज एक ही नियम एक्सप्लेन करूंगी, फिर अगली वीडियो में दोनों नियम एक्सप्लेन कर दूंगी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को बोर ना लगे, तो हम बात करते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में। ठीक है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, जैसे ये पेन रखा हुआ है, विरामावस्था यानी जिसमें गति ना हो रही हो, ये रखा हुआ है, इसमें गति नहीं हो रही, अपनी जगह विराम में है यानी रखा हुआ है। या फिर कोई एक समान वेग से चल रहा हो, जैसे आपने बॉल को धक्का दिया, बॉल की लुढ़कती 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 चल रही है। या फिर बॉल को जब आप बैट से जब शॉट देते हो तो फील्डर क्या करता है, उसको रोकता है ना, कैच करता है। अगर वो ना करे तो वो गति करती रहेगी बॉल। ठीक है, या फिर कोई स्लोप है, स्लोप क्या होता है, इस तरीके से स्लोप होता है, तिरछा। ठीक है, अगर आप यहाँ से कोई वस्तु छोड़ोगे इस जगह से, तो वो लुढ़कती जाएगी लुढ़कती जाएगी लुढ़कती जाएगी। जैसे ढलान होती है सड़क पे, है ना, वहाँ पे जब आप कोई बॉल छोड़ोगे तो जहाँ तक कि वो ढलान होगी वहाँ पे वो बॉल लुढ़कती रहेगी। कब तक? जब तक कोई उसे नीचे से पकड़ ना ले फोर्स लगा के, है ना। तो यानी अगर कोई वस्तु, जैसे ये पेन है, ये रखा है तो रखा रहेगा। कब तक? जब तक मैं इसको उठा के दूसरी जगह ना रख दूँ, है ना। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही लगी रहेगी। अगर वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ना करे। ठीक है, तो इसे गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सिंपल सा अगर आप साधारण भाषा में समझो, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में बनी रहेगी, अगर गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक। ठीक है, समझ में आ गया? इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए इसके उदाहरण, यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल लगाकर उसे ना हटाए। ठीक है, यहाँ पे कोई पुस्तक रखी है, मान लीजिए पेन रखा है, इसे उठा के जब तक मैं दूसरी जगह ना रखूँ तब तक ये अपनी स्थिति में बनी रहेगी, वही चीज़ है। ठीक है, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। अब जैसे इसमें आपने पढ़ा कि इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व होता क्या है ये पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपके पेपर में आपके आया कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम समझाइए, तो आप इतना ही लिखोगे, सिर्फ नियम और उसका एक उदाहरण दे दिया आपने, खत्म हो गया। अब उसके अंदर एक टॉपिक है जड़त्व। हमने कहा ना इस जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व होता क्या है ना। तो जड़त्व एक गुण होता है वस्तु का जिसे वो उसकी स्थिति में बने रहने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, अब देखिए जड़त्व क्या होता है। भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम अथवा गति अवस्था बदल पाने की असमर्थता, यानी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वो स्वयं अपनी विराम अवस्था
या फिर अपनी गति अवस्था को बदल नहीं पाती, बदलने में असमर्थ होती है। मैंने अभी कहा जैसे पेन रखा है, अगर ये विराम में है तो जब तक इसमें फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये उठ के दूसरी जगह पे नहीं रखा जाएगा, है ना। ये खुद तो नहीं उठेगा अपनी जगह से। या बॉल आपने जब ढलान पे आपने बॉल डाली, तो ढलान पे जो बॉल डाली है वो बॉल कब रुकेगी? या तो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो उसे रोक ले, या फिर घर्षण का बल इतना ज़्यादा हो कि ज़मीन उसको रुकने के लिए बाध्य कर दे, है ना। तो अपने आप तो नहीं रुकेगी ना बॉल। तो वही चीज़ है, भौतिक वस्तुएं स्वयं अपनी विराम अथवा गति अवस्था में जो बदल पाने की असमर्थता होती है, यानी वो अपनी स्थिति नहीं बदल पाती हैं, इसे ही वस्तु का जड़त्व कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में, वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का जो विरोध करने का गुण होता है, यानी किसी भी वस्तु में अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन होने का जो विरोध करने का गुण होता है, उसे ही वस्तु का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ये जो है वस्तुओं का जड़त्व होता है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। जिस वस्तु का जड़त्व जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक बल हमें लगाना होगा। जितना वस्तु जड़त्व क्या है? अपनी स्थिति को बदल ना पाने का विरोध करना, है ना। तो जैसे अगर मान लो कोई भारी बक्सा है तो उसको आप बल ज़्यादा लगाओगे, अगर कहीं ये पेन है तो उसमें बल कम लगाओगे आप, है ना। तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है? हमारा जो जड़त्व होता है, एक मिनट सॉरी मैं इसके आगे का पढ़ देती हूँ। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यानी अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में बनी रहेगी। वो विरोध करेगी अपनी स्थिति को बदलने का, और अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। जब प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं तो जड़त्व को गति का प्रथम नियम भी कहेंगे। ठीक है, अब जड़त्व के प्रकार। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कुछ बुक्स में आपको जो है एनसीईआरटी की ही लिखा होगा जड़त्व 2 प्रकार का होता है। वो 2 जड़त्व होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। मैंने आपको बताया 3 प्रकार का होता है। तीसरा कौन सा? दिशा का जड़त्व। कुछ बुक्स में क्या हुआ है, गति और दिशा को मिक्स कर दिया गया है। गति और दिशा को मिक्स कर दिया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे अलग अलग बताऊंगी। तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व 3 प्रकार का होता है। प्रथम विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो हम अपना पहला प्रकार देखते हैं, विराम का जड़त्व क्या होता है। देखिए, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी। विराम का जड़त्व विराम अवस्था में है तो उसी में जड़ी रहेगी, उसी में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। वस्तुओं के इस प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। अगर कोई चौड़े मुंह वाली बोतल है, उस पर आपने कोई गत्ता रखा, गत्ते के ऊपर बॉल रखी है, अगर आप गत्ता हटा दोगे तो क्या होगा? बॉल उसमें गिर जाएगी। देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। देखिए, जैसे ये गिलास है, गिलास के ऊपर गत्ता रखा है, ठीक है, गत्ते के ऊपर बॉल रखी है, या फिर आप मान लीजिए उसके ऊपर आपने कुछ पत्थर वत्थर रख दिया। जैसे ही आप इस गत्ते को हटाओगे तो क्या होगा? गत्ता तो हट जाएगा, लेकिन जो वस्तु ऊपर रखी होगी वो पानी के अंदर चली जाएगी, गिलास के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा विराम का जड़त्व। जब तक हमने बल नहीं लगाया तब तक वो अपनी स्थिति बनी रही, जैसे ही हमने बल लगाया वो अपनी स्थिति से परिवर्तित हो गई। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। वेट, तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है। जब गीले कपड़े को झटकते हैं तो कपड़े से पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं। जब आप कोई भी कपड़ा उसे आप झटकते हो जो गीला हो तो उसमें से क्या गिरती हैं? पानी की बूंदें। पहले तो नहीं थी, पहले तो एक एक करके ड्रॉप होती हैं। जैसे ही आपने झटका सारी की सारी बाहर आ गई। इसका कारण क्या है कि कपड़ा झटकने पर यह तो गति की अवस्था में आ जाता है। कौन? कपड़ा। परंतु कपड़े के भीतर जो पानी की बूंदें होती हैं वो जड़त्व के कारण अपनी विराम अवस्था में बनी रहती हैं, यानी वो स्थिर है तो स्थिर रहती हैं और कपड़े से अलग होकर बाहर निकल जाती हैं
जिससे कपड़ा सूख जाता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कारण बताइए कि जब आप गीले कपड़े को झटकते हो तो उसमें से पानी की बूंदें बाहर क्यों आती हैं। तो वो जड़त्व के कारण आती हैं। बूंद जो अब जैसे ही आपने कपड़े को झटकोगे तो कपड़ा तो गति अवस्था में आ गया, लेकिन बूंदें गति अवस्था में नहीं आ पाई। बूंदें जिस अवस्था में थी वो उसी का विरोध कर रही थी कि हमें गति में नहीं आना, हम विराम में हैं तो विराम में बने रहेंगे, तो इसलिए वो नीचे गिर गई और कपड़ा जल्दी सूख जाता है, पानी निकल गया सारा। दूसरा, बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरता है। जब कभी आपने देखा होगा आप बस या रेलगाड़ी में खड़े होकर झटका लगता है तो आप पीछे की तरफ हो जाते हो, क्यों? इसका कारण यह है कि यात्री का जो हमारा शरीर होता है उसका निचला भाग गाड़ी के संपर्क में होता है, यानी आप उसकी तल्ली पे होते हो, तो गाड़ी के चलने पर तुरंत गति में आ जाता है हमारा पैर का भाग, परंतु जो हमारा ऊपरी भाग होता है वो विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है, और इसी कारण यात्री के शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर धक्का लगता है और यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। यानी आपका पैर वाला हिस्सा जो आपके बस से लगा हुआ था वो तो गति अवस्था में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा आपके शरीर का वो गति अवस्था में नहीं आ पाया, और जैसे ही कार चली या गाड़ी चली या बस चली आपको धक्का लगा पीछे की तरफ, आपका ऊपरी भाग पीछे हुआ और आप गिर गए। तीसरा देखिए, कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें धूल के कण अलग हो जाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा जब कंबल पे आपकी मम्मी जो है कंबल को झाड़ती है ना, तो उसमें धूल के कण होते हैं, या कभी धूल में आपने कभी ऐसे तो आपको कण नहीं दिखाई देंगे, या कभी ऐसा देखना कि धूप हो, बिल्कुल धूप की जो किरणें होती हैं उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वो होते हैं धूल के कण। इसका कारण क्या होता है, कंबल को डंडे से पीटने पर डंडे के संपर्क में कंबल तो गति के प्रारंभ कर लेता है, कंबल तो गति में आ जाता है, लेकिन जो धूल के कण होते हैं वो जड़त्व के नियम के कारण अपनी विराम अवस्था में बने रहते हैं और कंबल से अलग हो जाते हैं। ठीक है। चौथा, पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर कुछ पत्तियां और कुछ फल नीचे गिर जाते हैं टूटकर। इसका कारण भी वही है, पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर शाखा तो गति अवस्था में आ गई, लेकिन पत्तियां और लटके हुए फल जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बने रहते हैं और शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम इसका जड़त्व का जो दूसरा था वो पढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा जड़त्व का? दूसरा है हमारा गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यानी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, चलती गाड़ी के अचानक रुकने से उसमें जो बैठी यात्री होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा आप कार में बैठे होते हो और सडनली ब्रेक लगा दे आपका ड्राइवर, जो भी आपको ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, सडनली उसको ब्रेक लगा दे, तो आप क्या करोगे? आगे की ओर गिरोगे, है ना? आप आगे की ओर झुक जाते हो, या ट्रेन में बैठे होते हो एकदम से ब्रेक लग जाते हैं आप आगे की ओर झुक जाते हो, बस में भी यही होता है। तो ये आपका गति का जड़त्व है, यानी आप गति अवस्था में थे और एकदम से ब्रेक लगा तो आप उसके विरोध करने लगे और आप आगे की ओर झुक गए। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए, गति के जड़त्व के उदाहरण। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें जो यात्री बैठा होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि गाड़ी के अचानक रुकने पर गाड़ी के संपर्क में जो यात्रियों का शरीर का निचला भाग होता है वो तुरंत विराम अवस्था में आ जाता है। जब गाड़ी रुकती है, देखो जब आप गाड़ी में बैठे होते हो तो आपको लगता है आप भी हिल रहे हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो चाहे वो बस हो, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो आपके पैर जो टच में होते हैं बस के या ट्रेन के, वो तो विराम अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन जो ऊपर का शरीर का भाग होता है वो जड़त्व के कारण अपनी एक से आगे की ओर चलने का प्रयास करता रहता है। एक मिनट, ठीक है, आगे की ओर चलने का प्रयास करता रहता है, इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाता है। और ठीक इसी प्रकार जब गाड़ी अचानक चलती है तो गाड़ी के संपर्क में हमारा निचला भाग तो आ जाता है, लेकिन ऊपर भाग कभी हमारा गति अवस्था में आ ही नहीं पाता है, और उसके कारण ऊपरी भाग को पीछे की ओर झटका लगता है और यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण है हमारा, चलती गाड़ी के अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है, यानी चलती हुई बस या गाड़ी से तो आपको उतरना नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर व्यक्ति उतरते हैं तो वो गिर जाते हैं। क्यों?
इसका कारण यह है कि जब यात्री अचानक चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो उसके पैर जमीन के संपर्क में आते ही विराम अवस्था में आ जाते हैं। अब गाड़ी में थे, गति अवस्था में थे, जैसे ही आपने ज़मीन पर पैर रखा चलती हुई गाड़ी से तो तुरंत विराम अवस्था में आएंगे। परंतु गति के जड़त्व के कारण हमारा जो ऊपरी शरीर होता है वो तो वेग करता रहता है। इसी प्रकार गाड़ी के चलने की दिशा में गिर पड़ता है। यदि गाड़ी उतरते समय थोड़ी दूर के साथ साथ दौड़ोगे, यानी जैसे आपके गाड़ी से उतरे, बस से उतरे, तो आप थोड़ी थोड़ी दूर उसके साथ दौड़ते रहो तो आप नहीं गिरोगे, क्योंकि आप गति अवस्था में बने रहोगे। एकदम से अगर उतर जाओगे तो आप गिर जाओगे। हथौड़े के हत्थे को कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारते हैं। यानी जब हथौड़े में आप, जैसे मान लीजिए ये हथौड़ा है, उसमें आपने हत्था लगाया तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, जिससे हत्था जो है उसमें फिक्स हो जाए हथौड़े में, है ना। तो क्यों करते हैं, जब हथौड़े के हत्थे को ज़मीन पर मारने के लिए तेज़ी से नीचे की ओर लाते हैं तो हथौड़ा और हत्था दोनों गति अवस्था में होते हैं। जैसे आप नीचे लाओगे ऐसे करके तो दोनों गति अवस्था में होंगे। हत्थे का सिरा ज़मीन पर जैसे ही लगेगा वो विराम अवस्था में आ जाएगा, लेकिन जो हथौड़ा था वो तो गति अवस्था में रहेगा, इसलिए नीचे आकर हत्थे में कस जाता है। जैसे आप जब नीचे लाओगे तो हथौड़ा और हत्था दोनों जो है गति अवस्था में होंगे, लेकिन जैसे ही हत्था टच करेगा ज़मीन को तो वो विराम अवस्था में आएगा, लेकिन जो हथौड़ा था वो तो गति अवस्था में था, वो उसके अंदर कस जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो, चौथा देखो, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं। क्यों? आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग जब बस में अपना सामान लेके जाते हैं तो बस की छत पे रख देते हैं, है ना। तो जब चलती बस अचानक रुकती है तो बस की छत पर जो रखा हुआ सामान होता है वो अपनी गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गिरता है और बस से नीचे गिर जाता है, क्योंकि सामान भी गति अवस्था में रहेगा और जैसी बस रुकेगी वो आगे की ओर झुक जाएगा और फिर उसको स्थिर बनाए रखने के लिए रस्सी से बांध दिया जाता है। समझ में आ गया। अब हमारा क्या है, जड़त्व का तीसरा नियम। तो कौन सा तीसरा नियम है, दिशा का जड़त्व। क्या होता है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन, गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स में दिशा और गति का जड़त्व एक ही लिया गया है। जो गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों को बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं। जैसे साइकिल में मडगार्ड होता है, बाइक में भी होता है। तो मडगार्ड क्यों लगाया जाता है, जब जैसी टायर कीचड़ में जाए तो कीचड़ से खराब ना हो जाए, तो इसलिए मडगार्ड लगाता है कि मडगार्ड तक अंदर ही आपका वो मिट्टी बनी रहे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जब तीव्र वेग से आती गति करती बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाते हैं। जैसे ही आपकी बाइक या साइकिल या कार टर्न करती है तो आप भी उसी दिशा में टर्न करते हो, आपका झुक जाते हो। क्यों? इसका कारण है कि जब तीव्र गति से करती बस घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण अपनी पहली दिशा में गति करते रहते हैं। जिस दिशा में पहले बस गति कर रही थी वो हम उसी में गति करते रहते हैं। अचानक से जैसे मोड़ आता है तो हम भी उसी की ओर झुक जाते हैं। गाड़ी के टायर के संपर्क में आने पर कीचड़ के कणों से बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, गाड़ी के टायर के संपर्क में आने पर कीचड़ के कण अपनी दिशा के जड़त्व के कारण अपनी चाल की दिशा में गति करते हैं और वाहन को गंदा कर सकते हैं। टायर पर मडगार्ड लगाने से कीचड़ के कण जो है उसे टकराकर रुक जाते हैं और वाहन गंदा होने से बच जाता है। तीसरा क्या है, चाकू की धार तेज करते समय उसे घुमाते पहिए के संपर्क में आने पर चिंगारियां निकाल देती हैं। क्यों? इसका कारण है कि चिंगारियां दिशा के जड़त्व के कारण अपनी चाल की दिशा में गति करती रहती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था गति का नियम, जिसमें हमने आपको गति के प्रथम नियम के बारे में आपको बताया। प्रथम नियम में जड़त्व के बारे में आपको बताया, ये बताया जड़त्व कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, पूरा आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो अपने व्यूज़ कि आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, बुरा लगा, या कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम गति के बाकी 2 नियम को कंप्लीट करेंगे और ये सारे काम की जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप जब वीडियो के नाम पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा यू कैन डाउनलोड द लिंक फ्रॉम द गिवन लिंक बिलो, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो PDF।
तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी PDF खुल जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो जो भी मैंने आपको समझाया है, समझाने का प्रयास किया। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।